हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीत अकेडमी पर। ये पूरा बीपीएससी टीआरई 1, 2 एवं 3 का पूरा सीरीज चल रहा है, जैसा कि आप पिछले 3 वीडियो में देख चुके हैं। और भी कई सारे सवाल हैं जो आपके टीआरई 4 के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आया हर एक चीज़ को मैं बारीकी से बताने वाला हूँ। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये एक सवाल आपका पावर और इंडिसेस से है, घातांक और करनी से है। घातांक और करनी से संबंधित कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले को देखते हैं और उस फार्मूले के आधार पर इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर x के पावर m है तो इसको हम 1/x के पावर -m लिख सकते हैं, या इस प्रकार से इसी को उलट दीजिए तो आप x के पावर -m को 1/x⁴m लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए x के पावर x के पावर 2 है, ठीक है, और एक काम करते हैं, जिस प्रकार मान लीजिए कि अगर 8 है तो 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 16 है तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। 2 के पावर 4 का मतलब हुआ 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो इसको देखिए, एक रियल नंबर है तो इसको हम क्या पावर के रूप में लाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना, तो वही तो लिखे हैं 2 के पावर 4। समझ में आया। मान लीजिए 27 है तो 27 को कैसे तोड़ सकते हैं, गुणनखंड के रूप में 3 × 3 × 3 आप तोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम अपने सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लिखना चाह रहे हैं, क्या सवाल को एक बार लिख लीजिए। 2 के पावर 2n -1 इक्वल टू 1/8 के पावर n-3। देखिए, इसमें बड़ा वाला बेस आपको किधर नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है। इससे छोटा तो 2, यहाँ बेस 2 है, इससे छोटा तो कर नहीं सकते हैं। बड़ा वाला बेस क्या है, यहाँ 8 है। इसको छोटे पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, 2 के पावर 2n - 1 रहेगा इक्वल टू 1/, ठीक है, 1/2 के पावर 3। अच्छा, ये n-3 तो आपका पहले से पावर में है ही। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, 2 के पावर 2n - 1 तो पहले से है। अब देखिए, यहाँ बट्टा में है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 1/x⁴m, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 के पावर -3 × n-3 हो जाएगा। चलिए, अब ज़रा ध्यान दीजिए, बेस जब सेम हो, जब इक्वल के यानी बराबर के बायां साइड और दाहिना साइड अगर बेस सेम हो तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, 2 के पावर 2n - 1 बराबर क्या बचा इधर। अब ज़रा इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, -3 से इस दोनों में गुना कीजिए, -3n, अब -3 में -3 से +9 हो जाएगा। अब देखिए 2n और उधर 3n को बुला लीजिए तो 5n हो जाएगा, बराबर -1 9 के साथ जुड़ जाएगा, -1 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 से 10 को काट दिए 2, यानी कि n बराबर क्या आया, 2। आपका आंसर 2, ठीक है। अगले सवाल में, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए, अगला सवाल को देखते हैं। कहा है कि 3 बिंदुओं A, B तथा C के कार्तीय निर्देशांक क्रमशः 1 - 1, 3 - 4 तथा 5 - 7 है, तब त्रिभुज ABC किस प्रकार का त्रिभुज होगा। समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, समकोण होगा, या उपयुक्त में से एक अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 बिंदु है, कार्तीय निर्देशांक क्रम से इतना इतना, तब त्रिभुज ABC कैसा है। चलिए ध्यान दीजिए कि ये एक त्रिभुज है। क्या है, ये एक त्रिभुज है।
मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है। ए का निर्देशांक आपके पास 1 माइनस एक दिया हुआ है, बी का भी निर्देशांक 3 - 4 दिया हुआ है, सी का भी निर्देशांक 5 - 7 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ये कैसे पता करेंगे कि यह त्रिभुज किस प्रकार का है। ध्यान दीजिए, हमारे पास 3 निर्देशांक ए बी सी के दिए हुए हैं, तो एक काम कीजिए, यहाँ से आप ए बी निकालिए दूरी सूत्र से। यहाँ पे क्या निकालेंगे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र कैसे निकालते हैं पता है, हमको ए बी निकालना है। ए बी बराबर क्या हो जाता है, √अंडर, देखिए पहला में से पहला घटाइए, 3 में से 1 गया, कितना हुआ, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है। -4 में से -1 घटाएंगे तो -4 और -1 तो प्लस हो जाएगा, तो यानी -3 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारे पास कितना आया, 2 का स्क्वायर 4 और 9 कितना हुआ, √13 हुआ। उसी प्रकार ए बी निकालिए, उसी प्रकार बी सी भी निकाल लेंगे दूरी सूत्र से, ठीक है। अच्छा, आप लोग समझ नहीं आ रहा कि दूरी सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये x1 होता है और ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, मान लीजिए। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला जो होता है यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर x1 - x2, या x2 - x1 भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2, यहाँ y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दूरी फार्मूला होता है, ये क्या होता है, दूरी फार्मूला होता है निर्देशांक में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दूरी का सूत्र यही होता है। उसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ निकाल रहे हैं दूरी। बी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बी सी पहला में से पहला या दूसरा में से ही पहला घटा सकते हैं, तो 3 में से 5 गया 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस -4 - 7, ठीक है। चलिए पूरा लिख ही देते हैं, 3 में से -5 गया -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -4 में से -7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 में जाएगा 3, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 का स्क्वायर 9, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे, देखिए ए बी निकाल लिए, बी सी निकालिए, अब सी ए निकालिए, ठीक है, या ए सी भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 में से 1 घटाइए, या 1 में से ही 5 घटा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 में से गया 4 का स्क्वायर प्लस -7 में से -1 घटाइए, क्या हो जाएगा, -7 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो 6, ठीक है, कितना हो जाएगा, -7, देख लीजिए -7 और -1 घटाइएगा तो आपके पास क्या आएगा, -7, ये हो जाएगा +1, यानी कि -6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ -6 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 36, यानी कि 16 और 36 कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर चलिए हम लिख देते हैं 16 प्लस 36, यानी कितना हो जाएगा 6 6 12, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √52। अच्छा, √52 को हम लोग, यहाँ √52 आया ना, तो √52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए √52 को आप 4 × 13 तोड़ सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रूट जो है 4 और 13 दोनों पर है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, 13 का तो होता नहीं है, तो ये √13 ही रह जाएगा। अब देखिए सवाल यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना आया है, √13, बी सी का वैल्यू कितना आया है, √13। इस दोनों के सम, इस दोनों का जोड़ जो है इसके, यानी 2√13 के बराबर आया है। समझ रहे हैं। तो जब एक त्रिभुज में 2 भुजाएं जब बराबर हो गया ना, ए बी बराबर बी सी, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम है। जब एक त्रिभुज में 2 भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो क्या कहलाते हैं, समद्विबाही कहलाते हैं। ओके, बस चलिए अगला सवाल को देखते हैं।
देखिए इन सवाल को देखते हैं। कहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 150 बादाम की बर्फियां हैं। वह उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या समान हो और वे ट्रे का कम से कम क्षेत्र घेरे। इस प्रकार बनने वाले ढेरों की संख्या क्या होगी? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसी 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कम से कम क्षेत्र घेरे या इस प्रकार बनने वाले ढेरों की संख्या क्या है। देखिए हमारे पास 2 संख्या है, 420 है और 150 है। अच्छा, एक सिंपल सा ट्रिक पहले बताते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस आपको बताएंगे, एक्सप्लेनेशन करके भी बताएंगे। ध्यान दीजिए, 420 और 150 को इसमें से कोई काटने वाली संख्या है? नहीं ना है। लास्ट में 0 है, जीरो काटने वाला इसमें कोई है? नहीं है। तो पहली दफ़ा तो इनमें से नन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब समझते हैं। जब भी इस प्रकार के सवाल हो कि प्रत्येक की संख्या समान हो, प्रत्येक की संख्या क्या हो? समान हो और ट्रे में कम से कम क्षेत्र घेरे, ठीक है, कितना बड़ा से बड़ा, ठीक है, कितना बड़ा से बड़ा ढेर बनाया जाए कि कम से कम क्षेत्र को घेरे, ठीक है। ये काजू की बर्फियाँ की 420 काजू है और 150 बादाम की बर्फियाँ हैं, है ना। और वो क्या करता है, एक मिठाई विक्रेता उसको ढेर करना चाहता है, ठीक है, और उनकी संख्या समान हो दोनों ट्रे में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग मौसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मौसा, HCF निकालते हैं 420 और 150 का, ठीक है। ये मौसा निकालते हैं कि ढेरों की संख्या समान हो, ठीक है। तो देखिए, और कम से कम क्षेत्र घेरे, कम से कम क्षेत्र घेरे, इसके लिए हम लोग HCF निकालते हैं। ध्यान दीजिए, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 150 है और ये 450 है, ठीक है, सॉरी 420 है। कितना है? 420 है। 2 बार में लगाइए, कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, ठीक है। 0 2 1 120 आया, यहाँ पे 150 लिखेंगे ये वाला, और 150 एकम 150, 120 एकम 120, घटा दीजिएगा 30 आएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे 120 उतारिए, 30 चौक कितना हो गया है? 120, यानी कि आपका मौसा कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है। यानी कि प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या समान हो, यानी कि दोनों ढेर में, है ना, 30 ढेर होंगे, है ना, तब जाके कम से कम क्षेत्र घेरेगा, ठीक है। लेकिन हमसे तो पूछा है कि इस प्रकार बनने वाले ढेरों की संख्या कितनी है, ढेरों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि जानते हैं ढेरों की संख्या निकालना है। ढेरों, ये तो हो गया कम से कम क्षेत्र घेरेगा, तो 30 गो ढेर। तो ढेरों की संख्या अब निकालने के लिए क्या करेंगे? ढेरों की संख्या बराबर 420 गुने 150 करेंगे। क्या करेंगे? 420 गुने 150 बटे ये जो मौसा आया ना, 30 गुने 30 कर देंगे। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, है कि नहीं। 3 से 14 या कितना होता है? 42। 3 से 3 पच्चे 15, 14 पंचे 70, यानी कि ढेरों की संख्या 70 होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि माना x + 2y + 4 = 0 है तथा -4x + 2y - 3 = 0 है। 2 सरल रेखाओं के समीकरण यहाँ पे आपको दिया गया हुआ है। तो इसमें से बताना है कि ये दोनों जो समीकरण हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, आप लोग 9th 10th में अच्छे से पढ़े होंगे। तो बताना है कि वे समानांतर है, दोनों मूल बिंदु से होकर गुजरती है, एक मूल बिंदु से होकर गुजरती है, या इनमें से एक से ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको सॉल्व किया जाए, x + 2y = -4 लिख सकते हैं आप। यहाँ पे -4x + 2y बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व कर देंगे, अगर इसको घटा देंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये तो कट ही जाएगा ना। तो 4 कितना हुआ? 5x हुआ, बराबर कितना हुआ? -7 हुआ। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? x = 7/5 निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे? इस x का मान समीकरण 1 में मान लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है। तो
हम क्या करेंगे, x का मान इसमें रख दीजिए, तो x के समीकरण में यहाँ पे लिख लीजिए ना, पुट x इक्वल टू -7/5 -7/5 इन 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -7/5 हो जाएगा प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। आप यहाँ से 2y बराबर क्या हो जाएगा, -4, और ये -7/5 उधर चला जाएगा तो +7/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 में 7 गया -13/5, यानी ये 2y के बराबर हुआ। ये क्या हुआ, 2y के बराबर हुआ। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, -13/10, यानी कि x और y का मान हमारे पास निकल के आ गया। तो इसका क्या मतलब कि वे समानांतर है। देखिए समानांतर के लिए केस क्या होता है, a1/a2, ठीक है, b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, वे समानांतर है, ठीक है। a1/a2, तो बताइए कि a1/a2 और b1/b2 एंड c1/c2 ये नॉट इक्वल टू है, तो उसके लिए ये शर्त का पालन होना चाहिए, समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो समांतर तो हुआ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ x के गुणांक में यानी कि 1/ कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इक्वल टू b1 यानी कि 2/ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 4/-3। अब ये बताइए कि ये दोनों बराबर कह रहा है, लेकिन यहाँ बराबर है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये समानांतर का केस होता है, समझ गए। तो समांतर तो है नहीं, दोनों मूल बिंदु से होकर गुजरती है। कैसे समझेंगे कि वो मूल बिंदु से होकर गुजरती है, ध्यान दीजिए, ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस है। मूल बिंदु का नियामक जो होता है 0 0 होता है क्या, अच्छा, ये x का वैल्यू दर्शाता है और ये y का वैल्यू दर्शाता है 0 0, x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो ये मूल बिंदु कहलाता है। लेकिन यहाँ x का मान तो -7/5 और -13/10 है, तो ये मूल बिंदु से होकर गुजरा नहीं गुजरा, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत और ये भी गलत। एक मूल बिंदु से होकर गुजरती है, ये दोनों में से एगो 0 रहता तो मान सकते थे कि मूल बिंदु से गुजर रही है, लेकिन इसका भी पालन नहीं किया, मतलब इनमें से कोई नहीं। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जो 450, 577 तथा 704 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 9, 10 एवं 11 देती है, ठीक है। इनमें से बताना है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो इन सब को अगर भाग करेंगे बारी बारी से तो शेषफल 9, 10 और 11 देगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। हमको बड़ी से बड़ी संख्या पूछा ना, सबसे बड़ी संख्या। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम लोग इसका HCF निकालते हैं। अच्छा, HCF निकालने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, ठीक है। 450 है, 577 है, 704, चलिए निकालते हैं HCF। देखिए शेष, देखिए 450 में भाग देंगे तो 9 शेष बचना चाहिए, 577 में भाग दे मैंने इसी में से, इसी तीनों में से, ठीक है, मैंने कोई संख्या लेना है और भाग देना है बारी बारी से, तो शेष 9 आएगा, 577 में उसी संख्या से भाग देंगे 10 आएगा, 704 में मैंने भाग देंगे इसे तो 11 देगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए शेष जब बचने की बात हो तो 450 माइनस 9 करते हैं, ठीक है, कॉमा 577 अब माइनस 10 करते हैं, ठीक है, कॉमा 704 माइनस 11 करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, 450 में से 9 घटाइए 441 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से घटाइए कितना हो जाएगा, 567 हो जाएगा। इसमें से घटाइए 4 में से गया 3, 10 में से गया 9, 693 हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि कौन सी संख्या इन सब को काट दे, ठीक है, जो शेष 9, 10, 11
अच्छा एक बात बताइए, ऑप्शन से देखिए हम इसको बना के देखते हैं। आपको लगता है कि 577 और 450 काट सकता है इतना बड़ा बड़ा संख्या को? नहीं काट सकता है। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाएगा। ये तो अपने बड़ा, ये तो और बड़ा है जो है सो ऑप्शन में काट सकता है ये दोनों ऑप्शन। ये जो संख्या बड़ी बड़ी संख्या जो आपको दिखाई दे रहा है इनको काट देगा? नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो एक 63 संख्या बचता है। चलिए उससे हम भाग ला के देख लेते हैं, लेकिन आप 63 से भाग लगाने जाइएगा और लंबा हो जाएगा। आप एक बात बताइए, 63 को हम 2 भागों में अगर तोड़ें 7 गुने 9, ठीक है, तो 9 से भाग लगा देख लीजिए। 63 से क्या लगाना है, या 7 से भाग लगा देख लीजिए। तो देखिए 4 4 8 1 9, हाँ 9 से कट जाएगा। 5 6 11 7 8 9 से भी कट जाएगा। 6 9 15 3 ये भी 9 से कट जाएगा। बड़ा लोचा फंस गया है। अब 7 से लगा के देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 4 7 छक्के 42, 2 7 21, ये कट जाएगा, ये हो सकता है। अब ये 7 8 56, ठीक है, 7 8 56, ठीक है, और ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 9 63, ठीक है, 6 9 3 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 9 63, 9 में 3 गया 6, और ये 7 9 63। अब ये बताइए इनमें सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या हो सकती है। तो ये 63 तो इन सबको काट सकता है, सबको काट दे रहा है, देख लिए ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। भाई 63 तो सबको काट दिया ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।